Hello students, I am Dr. Kusum Changiriwal, Assistant Professor in Botany, SRKP Government PG College, किशनगढ़। आज हम BSc पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर जो कि इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स हैं, जिसमें कि हम इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम प्लांट सक्सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और ये प्लांट सक्सेशन का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट सक्सेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ सक्सेशन। जो प्लांट सक्सेशन हो रहा है उसके रीजंस क्या है, उसके क्या कारण है, किन कारणों से ये सक्सेशन या पादप अनुक्रमण होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो बहुत साल लेता है या कुछ सैकड़ों साल लेता है, फ्यू हंड्रेड इयर्स में जाकर के ये सक्सेशन हमें दिखाई देता है। और ये जो सक्सेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर बहुत ही लार्ज एरिया में वहाँ की जो वेजिटेशन है उसमें दिखाई देता है। और इसके कारण क्या हो सकते हैं कि वहाँ की जो वेजिटेशन है उसमें कुछ डिस्टरबेंस हुए। और डिस्टरबेंस के कारण क्या है कि वहाँ पर कितनी बार हम देखते हैं कि जंगलों में या आग लग जाती है, तो आग जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत तेज गति से हवाओं का आना, जिससे कि जो वहाँ के जो वेजिटेशन है वो उखड़ जाती है, टूट जाती है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो ज्वालामुखी का फट जाना। ज्वालामुखी के फटने से क्या होगा, वो उस लावे से वहाँ के आसपास की जो सारी वेजिटेशन है, प्रेजेंट वेजिटेशन है, वो वेजिटेशन एक तरीके से समाप्त हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज हो जाना, इसके साथ ही बहुत सीवियर फ्लडिंग हो जाना, बहुत तेज गति से बहुत तेज बाढ़ आ जाना। बाढ़ से क्या होगा, वाटर ओवरलोडेड से सारे जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। किसी एरिया में प्लांट डिजीज का फैल जाना या पेस्ट इन्फेक्शन का हो जाना, जो कीटाणु हैं या कीट हैं उनका प्रकोप हो जाना, जैसे कि टिड्डी दलों का प्रकोप हो जाता है, अपन सुनते हैं। तो ये जो सारे रीजंस हैं, इन रीजंस की वजह से ही प्लांट सक्सेशन होता है। तो इस प्रकार से जब एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ की जो वेजिटेशन है वो वेजिटेशन समाप्त हो जाती है और वहाँ पर एक नई वेजिटेशन ग्रो करने लगती है, एक नए वेजिटेशन का ओरिजिन हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कितनी बार जो फील्ड है या खेत है वहाँ पर बुआई नहीं की जाती है, खेती नहीं की जाती कुछ सालों तक, तो क्या होगा, वहाँ पर जो वहाँ की उस मिट्टी के अंदर जो भी सीड्स हैं या जो एयर के थ्रू सीड्स आ रहे हैं, वो सारे सीड्स जब बारिश होगी तो वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे और वहाँ एक नेचुरल एनवायरनमेंट का निर्माण होगा, नेचुरल कम्युनिटी बन जाएगी प्लांट्स की। इसी प्रकार जो पुरानी अनटच्ड वॉल्स हैं, जो पुरानी इमारतें होती हैं, किले होते हैं, उनके जो खंडर हैं उनकी दीवारों पर या वहाँ के आसपास के एरिया में जहाँ पर कोई भी जो इंसान है वो नहीं पहुँच पाता है या जो जानवर है वो नहीं पहुंच पाते, तो जो अनटच्ड एरिया है उन एरिया में भी इसी प्रकार की वेजिटेशन ग्रो करती रहती है, जहाँ पर कि मॉस हो सकती है, फर्न्स हो सकते हैं या फिर एल्गी वहाँ पर ग्रो कर जाती है। ये जो सक्सेशन है वो बहुत ही लार्ज एरिया में भी पाया जाता है और छोटे छोटे स्मॉल पेचेस में भी हो सकता है। इस हमारी अर्थ पर जो पादप समुदाय का अनुक्रमण है वो एक निरंतर अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के कारण यह सक्सेशन धीरे धीरे होता रहता है। इसी कारण हम देखते हैं कि जो अर्थ है उसका कोई भी पार्ट विदाउट वेजिटेशन या बिना पेड़ पौधे के नहीं है। कहीं पर भी जो है वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग
प्लांट की वेजिटेशन अर्थ पर पाई जाती है। क्लीमेंट और वीवर के अनुसार किसी भी एक कारण को हम सक्सेशन के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन क्लीमेंट जो हैं उन्होंने ये माना कि सक्सेशन का प्रारंभ जो है, इनिशिएशन जो है, वो कहाँ से होगा? जब निर्जन क्षेत्र उत्पन्न होगा, अनाच्छादन होगा, बेयर लैंड बन जाएगी कहीं पर, तो वहां से सक्सेशन प्रारंभ होता है। और जो अनाच्छादन की क्रिया है वो मेन तौर पर 3 कारणों पर डिपेंड करती है। पहला कारण है क्लाइमेटिक फैक्टर या जलवायवीय कारण। यदि किसी स्थान की जलवायु या क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं और ये चेंजेस काफ़ी लंबे समय तक बने रहेंगे, तो वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ उस एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स उन चेंजेस को सहन नहीं कर पाते हैं और वो वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और एक बेयर लैंड वहाँ पर बन जाती है। जैसे कि आंधी तूफान, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, ड्राउट पड़ जाना, सूखा हो जाना, पाला पड़ जाना, हिमपात हो जाना, तो ये जो सारे प्राकृतिक कारण हैं, इन कारणों से पर्टिकुलर एरिया की वनस्पति खत्म हो जाती है, जिससे कि अनाच्छादित क्षेत्र बन जाता है। और इस अनाच्छादन की वजह से क्या होगा? जो पुरानी वेजिटेशन थी वो तो समाप्त हो गई, लेकिन नई वेजिटेशन उस क्षेत्र में ग्रो करने लगती है, जो कि उस नई क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेती है। मतलब कि नए क्लाइमेट या नई जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक नई वनस्पति उगना प्रारंभ करती है और धीरे धीरे ये जो नई वेजिटेशन ग्रो करी है, ये वेजिटेशन वहाँ पर डोमिनेंट हो जाती है, पुरानी वेजिटेशन को पूर्ण रूप से रिप्लेस कर देती है। इसी प्रकार दूसरा रीजन है टोपोग्राफिक कॉज, यानी कि भू आकृतिक कारण। ये भू आकृतिक कारण क्या हो सकते हैं? किसी एरिया की सोइल में चेंजेस हो जाना। अब ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं? सोइल इरोजन या मृदा अपरदन की क्रिया। आप लोगों ने सुना होगा कि सोइल इरोजन क्या होता है? जहाँ जो मृदा है या जो सोइल है उसके ऊपर की लेयर का हट जाना, उसे ही हम सोइल इरोजन कहते हैं। तो बाढ़ से, नदियों की धाराओं से, समुद्र के किनारे या बहुत ज़्यादा अगर हवा बह रही है, उस वजह से सोइल की जो ऊपर की मिट्टी है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, वो मिट्टी का कटाव हो जाता है। और उस मिट्टी के कटाव होने से वहाँ पर जो वेजिटेशन ग्रो कर रही है, वो वेजिटेशन धीरे धीरे करके पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। जब सोइल इरोजन हो जाता है तो उसके बाद जो बेयर लैंड बनेगी, उस पर एक नई वेजिटेशन या नई तरीके की वेजिटेशन ग्रो करने लगती है और धीरे धीरे ये नई वेजिटेशन पुरानी वेजिटेशन को रिप्लेस कर देती है। इसी प्रकार दूसरा कारण है टोपोग्राफिक रीजन का सोइल डिपोजिशन या मृदा का जमाव। इसमें क्या होता है? जैसे कि लगातार नदियों की धाराएं बहती रहती है, समुद्र की लहरें बहती रहती है, वहाँ पर क्या होगा? जो सोइल है या जो सैंड है वो धीरे धीरे जमाव होता रहता है उनका। कभी कभी पहाड़ों के गिरने से, भूस्खलन से या ज्वालामुखी के फट जाने से आसपास का जो एरिया है वहाँ पर बहुत अलग तरीके की सोइल, जहाँ जो सोइल वहाँ पाई जाती थी उससे अलग तरीके की सोइल डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है, जिससे क्या होगा? जो पुरानी वेजिटेशन है वो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगी और वो समाप्त हो जाती है। अब क्या होगा? जो नई सोइल डिपॉजिट हुई है उस सोइल के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक नई वेजिटेशन धीरे धीरे ग्रो करने लगती है और ये नई वेजिटेशन पुरानी वेजिटेशन से को पूर्णतः रिप्लेस कर देती है, यानी कि एक नई प्लांट कम्युनिटी उस एरिया में आ जाती है।
इसी क्रम में तीसरा रीजन है बायोटिक कोज या जैविक कारक। जैविक कारक क्या है? जैसे कि औद्योगिकरण का बढ़ना, अर्बनाइजेशन होना, शहरीकरण होना, जनसंख्या का, मानव जनसंख्या का बहुत तेज गति से बढ़ना, ये सभी जो कारण हैं वो स्थान विशेष की वनस्पति को प्रभावित करते हैं, यानी कि वहाँ की जो वनस्पति है वो वनस्पति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जहाँ पर कि औद्योगिकरण ज़्यादा हो रहा है, शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ के जो जंगल हैं उनको समाप्त करके हम कंक्रीट जंगल का निर्माण करने लगते हैं एक तरीके से, जिससे कि अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण होता रहता है। कितनी बार बहुत लार्ज स्केल की हम बात करें तो बांध बनाए जाते हैं, वन्य क्षेत्र में बांध बनाए जाते हैं, या जब बांध बनाए जाते हैं तो जो जल के डूब क्षेत्र आते हैं जहाँ पर कि पानी को इकट्ठा किया जाता है, उस एरिया की पूरी वेजिटेशन समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम बीसलपुर का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ पर कहा जाता है कि 22 विलेजेस जो थे, उन विलेजेस का पूरा एरिया पानी से ओवरलोडेड हो गया था। मतलब कि जो 22 गांव थे वो पूरे के पूरे 22 गांव उस बांध के डूब क्षेत्र में आ गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो 22 विलेजेस हैं वहाँ की जो वेजिटेशन रही होगी वो वेजिटेशन उस डूब क्षेत्र में आ गई, तो सारी की सारी वहाँ की वेजिटेशन समाप्त हो गई। इसी प्रकार वनों की निरंतर कटाई से बेयरलैंड का निर्माण होता है। इसके साथ ही जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरल डिजीज हैं, इन सारे डिजीज के कंटामिनेशन से या ओवर जो ग्रेजिंग हो जाती है, ज़्यादा चराई हो जाती है पशुओं के द्वारा, उससे भी वहाँ के आसपास की जो प्लांट्स हैं वो पूरी तरीके से नष्ट होने लगते हैं और वहाँ पर बेयरलैंड या अनाच्छादित क्षेत्र का निर्माण होता है। और ये अनाच्छादन जो है वो ही पादप अनुक्रमण का प्रारंभ है, यानी कि जहाँ अनाच्छादन होगा वहीं से ही पादप अनुक्रमण या सक्सेशन की शुरुआत होती है। सक्सेशन के कोज के बारे में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम टाइप्स ऑफ सक्सेशन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू। Thanks for watching.